यार हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट तो आया होगा ना कि हम जब उस बारे में बात करते हैं या किसी को बताते हैं तो हम ये कह देते हैं ना कि भाई यार ऐसा कांड हुआ था ना, उसमें तो मूवी ही बन जाती। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी कई बार ऐसी मूवीज बनी है जो कि बायोग्राफीज थी या फिर रियल लाइफ इंसिडेंट से जो अडेप्टेड मूवीज बनती है वो बनती रहती है। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे निर्देशक रहे जिन्होंने अपनी लाइफ के चैप्टर्स को स्क्रीन प्ले में पिरो के हिट पे हिट मूवीज दे डाली। मगर उस निर्देशक को अपनी फिल्मोग्राफी की वजह से नहीं जाना गया, उन्हें जाना गया अपनी कंट्रोवर्शियल से भी ज्यादा क्रीपी और डार्कर लाइफ की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेमस बॉलीवुड। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में हम निकल रहे हैं उस सड़क पर जिसके सारांश में कहीं जख्म है, कहीं चाहत है, कभी आशिकी है तो कभी जुनून है, कभी संघर्ष है तो कुछ अधूरी तमन्ना है, और इन सब के बीच में एक नाम, महेश भाई क्या कर रहा है? महेश भट्ट के बारे में दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, जब हमारे इंडस्ट्री के वेटरन राइटर और डायरेक्टर नाना भाईजी भट्ट ने शिरीन मोहम्मद नाम की एक महिला से शादी करी। मगर उसके कुछ सालों बाद ही उन्हें एक और महिला से प्यार हो जाता है और उन्होंने उससे भी शादी कर ली, जिसके चलते उनकी दो बीवियां हो गई। और महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बताई थी कि उनके पिता की 2 बीवियां थी और 2 परिवार थे। इस चक्कर में वो घर नहीं आया करते थे और उनकी एक जो फैमिली थी वो हैप्पी लाइफ वाली फैमिली नहीं थी। उनके पिता की कमी हमेशा उनके साथ रहती थी। महेश के लिए उनकी पिता का रोल उनकी माँ ने ही निभाया था और वो हमेशा चाहते थे कि उनकी माँ को भी समाज में एक पहचान मिले, एक नाम मिले, और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही एड्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने डालडा और लाइफ बॉय जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ शादी भी कर ली, जिनके लिए उन्होंने स्कूल की दीवार टापी थी और इस चक्कर में लॉरेन को स्कूल से निकाल दिया गया था। शादी के 1 साल बाद ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट का जन्म हुआ, जिसके बाद ही उन्होंने डायरेक्टर राज खोसला को असिस्ट करना भी शुरू कर दिया और 1974 में उनकी पहली डेब्यूटेंट एज अ डायरेक्टर फिल्म लॉन्च हुई। इनिशियल डेज में महेश की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बड़ा कारनामा नहीं करा, सारी फिल्में फ्लॉप थी। उसी बीच उनकी और उनके पत्नी के बीच के रिश्ते खराब होते गए, मगर उन रिश्तों के खराब होने का कारण फ्लॉप मूवीज नहीं थी, कारण था उस जमाने की लीडिंग लेडी ग्लैम एक्ट्रेस परवीन बाबी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। परवीन बाबी और कबीर का ताजा ब्रेकअप हुआ था। महेश उन दोनों की कॉमन फ्रेंड थे, तो एक दोस्त के नाते वो उनके घर पे उनको कंधा देने पहुंचे। मगर हम सब तो जानते हैं कि जो कंधा होता है वो किस लिए होता है, और कंधा देने के बाद अगर मौका मिले तो कौन ही छोड़ता है। जायज है भाई, मगर नाजायज था। महेश भट्ट अपनी हैप्पी फैमिली को छोड़ के परवीन बाबी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लड़का जो प्यार के कस्में खाता था, जिसने वादे दिए थे, वो उस वादों को तोड़कर एक स्टार के साथ इन्वॉल्व हो गया। उन दोनों का रिश्ता एक नया करवट लेने ही वाला था कि अचानक से परवीन के बर्ताव में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है भट्ट साहब को। उन्हें उनके अंदर एक जुनून दिखता है, एक पागलपन दिखता है। जब परवीन को डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने उन्हें डायग्नोज किया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से। भट्ट साहब को डॉक्टर्स ने राय दी कि परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो भट्ट साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने परवीन को बैंगलोर ले जाके अपने एक फिलोसोफर दोस्त जो उनके काफी करीब थे उनके पास छोड़ दिया कि आप यहाँ पे रहिए और ये आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और वापस चले गए मुंबई अपने बिखरे हुए परिवार को समेटने के लिए और अपने काम को संभालने के लिए। मगर जब परवीन वापस आती है तो महेश भट्ट फिर से उनसे मिलने लगे, फिर से दोनों करीब आने लगे। और जो उनके दोस्त थे फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि देखो परवीन इस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो तुम इनसे दूर रहो। जिसके चलते परवीन ने एक रात अचानक से महेश के सामने एक बात रख दी कि या तो ये या मैं। और बस उस रात महेश उनके घर से निकल गए, कभी ना वापस आने के लिए। अपनी लाइफ के इतने बड़े इंसिडेंट को उन्होंने 1982 में रिलीज हुई अर्थ में उतार दिया और अपनी लाइफ की पहली हिट मूवी दी, जिसके चलते उन्हें पता चला कि कुछ अंदर बदल गया और वो अनुभव से हासिल हुआ है, वो एक्सपीरियंस से, वो सिनेमा कॉल्ड अर्थ। और उसके साथ मैंने वो ईडियम डिस्कवर किया जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा। मूवी में उन्होंने अपनी वाइफ के होते हुए एक पराई महिला जो कि दिमागी रोगी थी उनके साथ रिलेशन में होने की स्टोरी बताई, और उस मूवी ने इतने सारे अवार्ड जीते उस टाइम पे और वो इतनी हिट साबित हुई। जिसके बाद अगली ही फिल्म जो कि सारांश थी, जहाँ पे उन्होंने अनुपम खेर का डेब्यू कराया, वो फिल्म भी काफी हिट गई। उसी मूवी के सेट पे वो सोनी राजदान से भी पहली बार मिले थे और फिर
अगले साल जन्म रिलीज होती है और जन्म भी एक हिट मूवी साबित होती है। अगेन फिर से उन्होंने वही चीज करी, उन्होंने मूवी में फिर से वही चीज दिखा दी कि कैसे एक बड़े डायरेक्टर का बेटा अपने दम पे इंडस्ट्री में छाने आता है, जैसे कि उनके साथ खुद हुआ था। 1986 में उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपनी पहली पत्नी को बिना डाइवोर्स दिए सोनी राजदान से शादी कर ली। महेश अपनी जिंदगी से खुद भी खफा रहा करते थे, वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी वो उस गलत की तरफ आगे बढ़ते रहते थे। वो कुछ टाइम बाद एक क्रॉनिक अल्कोहलिक बन गए थे और उस चीज को भी उन्होंने सिनेमा में उतार दिया। 1989 में उन्होंने अपनी बेटी का यानी कि पूजा भट्ट का 17 साल की उम्र में डेब्यू कराया डैडी फिल्म से, जहाँ पे दिखाया गया था कि एक बेटी और एक बाप का रिलेशन, जहाँ पे एक बाप क्रॉनिक अल्कोहलिक होता है। वो कैरेक्टर अनुपम खेर ने प्ले किया था और उस मूवी ने भी कई सारे अवार्ड जीते थे। अनुपम खेर को भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था उस टाइम पे। महेश भट्ट की कंट्रोवर्शियल और अनयूजुअल लाइफ उन्हें उनके सिनेमा के थ्रू सक्सेस दे रही थी, तो उसी फंडे को अपनाते हुए उन्होंने 1990s में आवारगी और आशिकी बनाई। आवारगी में उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक लड़का एक लड़की की हेल्प करते करते उसके प्यार में पड़ जाता है, जो कि परवीन भाभी वाला सीन था। और आशिकी में उन्होंने अपने और किरण यानी कि लॉरेन ने अपना नाम चेंज करके किरण कर लिया था कि लव स्टोरी को पोर्ट्रे किया था कि ऐसी भी एक लव स्टोरी थी। अपनी पहली पत्नी को उन्होंने वहां पे एक काफी अच्छा दर्जा दिया था और आशिकी मूवी कितनी बड़ी हिट थी हम सब जानते हैं। उसके गाने चार्ट बस्टर थे, आज तक हम लोग सुनते हैं, जिन्हें कल्ट क्लासिक म्यूजिक कहा जाता है, उनमें शुमार होते हैं। मूवी इतनी हिट थी कि उसका एक सीक्वल बना जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर दिखे थे और अब उसका तीसरा पार्ट भी बनने वाला है जहाँ पे कार्तिक आर्यन दिखाई देंगे आपको। महेश भट्ट की लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी हुई नहीं थी, महेश भट्ट की लाइफ ही कंट्रोवर्सी थी। उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए उस टाइम पे एक ऐसा शूट किया जिसने सारी दुनिया को दंग करके रख दिया। उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पे अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस कर दिया और ये बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब मीडिया में ये बात उछलने लगी तो उन्होंने आके ये कह दिया कि पूजा भट्ट मुझे बहुत पसंद है, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे भी शादी कर लेता। महेश भट्ट ने उसके बाद पूजा भट्ट के साथ कई सारी फिल्में करी, जैसे कि सड़क, फिर तेरी याद आई, दिल है कि मानता नहीं। 1993 में जन्म होता है आलिया भट्ट का और उनके जन्म के साथ ही कई सारी बातें बनने लगी। What is the most exciting rumor you've heard about yourself? That I am Mahesh Bhatt and Pooja Bhatt's daughter. नहीं, मैं डीएनए रिपोर्ट्स नहीं मांग रहा हूँ। भट्ट साहब ने ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा के अलावा एक और जॉनरा ढूंढ लिया था। उन्होंने फॉरेन के शोज और फॉरेन की जो मूवीज हुआ करती थी उनसे अडेप्ट करके हिंदी रीमेक्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। आपको सुन के बड़ा अचंभा होगा कि शाहरुख खान की जो डुप्लीकेट फिल्म थी वो भी एक बाहर की मूवी थी, द होल टाउन्स टॉकिंग अबाउट मूवी का नाम था। उन्होंने टीवी की तरफ भी रुख मोड़ा और कुछ समय बाद कुछ सीरियल्स डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म कारतूस बना के डायरेक्शन से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वो एक फुल टाइम प्रोड्यूसर बन गया। उन्होंने कुछ ज्यादा ही इरोटिक, मॉडर्न, रोमांटिक, हॉरर और पता नहीं कौन कौन से जॉनरा मिला के एक अलग ही जॉनरा बना दिया था और एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी थी इंडस्ट्री में, जिसमें राज, जिस्म, मर्डर और गुनाह जैसी फिल्में बनी। उम्र के साथ भट्ट साहब और ज्यादा ओपन अप होते गए और ज्यादा ही लाउड हो गए, चाहे वो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हो या फिर चाहे उनका सिनेमा हो। भट्ट साहब ने कई सारे एक्टर्स को लॉन्च किया, उन्हें मेंटर किया। अनुपम खेर के साथ साथ उन्होंने मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को लॉन्च किया, अपने नेफ्यू इमरान हाशमी को लॉन्च किया और साथ ही लॉन्च किया था कंगना रनौत को। मगर भट्ट साहब के मेंटरशिप करने का तरीका भी काफी अलग था। कभी वो अपने फिल्म के सेट पे नकली रिपोर्टर्स को बुला के उनसे अपने लीड एक्टर की बेइज्जती करवाते थे ताकि उस चीज को वो डायरेक्ट कैमरा पे उतार सके, उस गुस्से को यूज कर सके। तो कभी वो खुद ही जाके लीडिंग लेडी के ऊपर चप्पल फेंक के मार दिया करते। भट्ट साहब ने पॉलिटिक्स का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा, काफी फैला हुआ बिजनेस है। उन्होंने एक टाइम पे कांग्रेस को सपोर्ट करते करते बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी काफी बातें करी। उन्होंने ये एक बात कह दी थी मीडिया के आगे कि जो ये बीजेपी की सरकार अगर बन गई तो वो एंटी सेकुलर और नॉन न्यूट्रल होगी, मगर पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। उनकी इन्हीं क्रीपी हरकतों की वजह से और उनके बाकी बच्चों की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट की वजह से आलिया भट्ट ने उनकी जगह करण जौहर को अपना मेंटर चूज किया। उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि अगर उनको अपने पापा से कुछ बात करनी होती थी तो वो उसके लिए 2 दिन तक प्रिपरेशन करती थी और उसके लिए पहले वो करण जौहर से सलाह लिया करती थी, फिर पापा के सामने जाया करती थी। महेश भट्ट जब किसी स्टार को या किसी एक्टर को मेंटर करते थे तो उनके साथ उनका काफी अलग रिश्ता रहा करता था, चाहे वो मेंटली हो या फिर चाहे फिजिकली। ऐसे ही काफी ज्यादा बातचीत बनी थी जब 2016 में जलेबी मूवी आई थी। उस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का रिश्ता काफी ज्यादा प्रचलित था लोगों में और काफी ज्यादा क्रीपी लगता था, जिसके बारे में उन्होंने अचानक से एक दिन पब्लिक में स्टेटमेंट दे दी थी कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। Earlier I used to care, now I don't care. I've been baptized by Mahesh Bhatt. फिल्म की लीड एक्ट्रेस और महेश भट्ट का रिश्ता काफी ज्यादा चर्चा में था उस टाइम पे। जब 2020 में काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज बाहर आती है तो
ईडी ने काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स को, काफी बड़े बड़े नामों को अपने सामने बुला दिया कि जी हाजिर होइए। रिया चक्रवर्ती के साथ उस वक्त पे उन मास्टरमाइंड्स में महेश भट्ट जी का भी नाम सामने आ गया कि महेश जी और रिया के कुछ ऐसे संबंध थे कि उन्होंने ही रिया को उकसाया कि वो सुशांत को इंटॉक्सिकेट करे। जैसे ही इस केस में महेश भट्ट जी का नाम सामने आता है, सामने आती है अचानक से एक और क्लिप जो थी उनकी और जिया खान। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि उनकी भी कुछ इसी तरीके से सस्पिशियस तरीके से अचानक मौत हो जाती है और उनके भी रिश्ते महेश जी के साथ कुछ अलग से ही थे। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। और इस बात को सामने लेके आती है उनकी माँ। वो प्रेस के सामने आती है और बोलती है कि इसके पीछे भी शायद महेश का हाथ था और पुलिस ने इस बात को दबा दी। आज तक हमें नहीं पता, बहुत लोग उस केस में फंसे थे मगर आज तक नहीं पता कि हुआ तो हुआ क्या था। और यही बात से सामने अचानक से मेरे दिमाग में यही आती कि परवीन भाभी के साथ भी तो यही हुआ था। उनको सबके सामने डिप्रेस साबित किया गया, उनको पागल साबित किया गया और फिर से नाम एक ही था, महेश भट्ट, जो इस बात को सबके सामने लेके आए थे। भट्ट साहब ने 2020 में डायरेक्शन में वापस कमबैक करने की सोची। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म सड़क का सीक्वल बनाने की सोची। मूवी की जो लीड कास्ट थी यानी कि संजय दत्त और पूजा भट्ट, उन दोनों को मूवी में रखा गया और जो न्यू कास्ट थी, एक और कास्ट इंट्रोड्यूस करी गई जिसमें आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर। मूवी बनाई गई, मूवी रिलीज होने वाली थी मगर जब मूवी का ट्रेलर सामने आया तो उस टाइम पे बॉलीवुड के नेपोटिज्म को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रखा था, काफी ज्यादा ट्रेंड में कर रखा था, जिसके चलते अनन्या पांडे के स्ट्रगल से लेके अर्जुन कपूर के करियर तक पे सवाल उठ रहे थे। और नतीजा ये रहा कि सड़क 2 का जो ट्रेलर था वो मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर ऑफ बॉलीवुड बन गया। जहाँ पे हम आज की डेट में व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्राइवेसी की बात करते हैं कि जी हमारी बातें हम तक ही रहनी चाहिए, किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो महेश भट्ट जी थे, उन्होंने तो इस प्राइवेसी शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक ही दिया था। वो ना सिर्फ अपनी, वो अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने दुश्मनों की भी बातें अपने इंटरव्यूज में आराम से खुल के किया करते थे। और तो और सिर्फ इंटरव्यूज में नहीं, वो तो उसमें सिनेमा बना के उससे पैसे भी छाप लिया करते थे। अपनी आइडियोलॉजीज को दूसरों को समझाना, उन पे थोपना और उन पे उनको बिलीव करवाने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। वैसे एक बात बोलूं, इस वीडियो में काम करते करते ना मुझे एक चीज बड़ी जोर से हिट हुई कि संजय दत्त तो भैया ऐसे ही बदनाम थे। अगर कभी महेश भट्ट के जो ये ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा है इस पे कहीं सही में बायोग्राफी बन गई तो भैया पिक्चर बहुत ज्यादा चलने वाली है और ऑडियंस का रिएक्शन निकलेगा कि गजब टूबीबाज आदमी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे ये इतने से तो बहुत ज्यादा ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी महेश भट्ट की ये कंट्रोवर्शियल और डार्क साइड, और आपको ये पहलू पता थे महेश भट्ट के बारे में या नहीं पता थे। और अगर आप चाहते कि मैं आगे भी किसी ऐसे ही फिल्म स्टार या डायरेक्टर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की लाइफ को पास से दिखाने के लिए ऐसी कोई और वीडियो बनाऊं तो उनका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फेमस बॉलीवुड।